दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उन सबको पता है कि मैं पिछले कुछ समय से हॉस्पिटल में था, इसलिए आप लोग के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ एडवांस में वीडियोस बनाए थे कि मैं उन वीडियोस को टाइमिंग लगा के छोड़ के गया था ताकि डेली बेसिस पे आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। और दोस्तों 11 तारीख को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना था, लेकिन उसके बाद से 4 से 5 दिन मैं हॉस्पिटल के अंदर रहा। फाइनली डिस्चार्ज हुआ हूँ। अभी आप लोगों की दुआ से तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऊपर जाकर मैं अपने स्टूडियो में आप लोग के साथ में वीडियो बना सकूं। इसीलिए अपने बेडरूम के अंदर आप लोग के साथ में वीडियो बना के शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि सर आप लोग कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखो, मैंने आप लोग को बता तो दिया था, लेकिन आज के दिन से आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे ये मिस नहीं होंगे। खैर दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि जिसे सुनने के बाद आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आज के समाज में आखिर लोगों को हो क्या गया है। हमारे देश के अंदर अगर कोई लड़की शादी कर अपने मायके से अपने ससुराल जाती है और दुर्भाग्य से अगर बदकिस्मती से इसी कुछ समय के पश्चात, यानी 1-2 महीने के पश्चात, अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो उस लड़की के ऊपर सारा दोष मढ़ दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तेरे कदम इस घर में ऐसे पड़े कि तू हमारे बेटे को खा गई। उससे कुछ अलग अलग तरीके की बातें कही जाती हैं। और दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसी कहानी है कि जिसमें एक महिला अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने लेकर अपने मायके से शादी कर अपने ससुराल जाती है। और दोस्तों, वहाँ पर जाने के बाद में एक्सीडेंटली, बदकिस्मती से कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही समय के बाद में उसके जो पति होते हैं उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद में घर परिवार वाले उस लड़की के ऊपर ऐसी तोहमत देना शुरू करते हैं, जबकि वो लड़की अपने पति की जो मौत हुई थी उसके दर्द से बाहर ही नहीं निकल पाई थी। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ था तो उस लड़की को हुआ था। उसके दर्द को ना समझते हुए लड़के के घर वाले उस लड़की को कुछ इस कदर ताने देना शुरू करते हैं। तो वो लड़की एक दिन फैसला करती है कि वो अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। और दोस्तों, वो मायके जाती भी है, लेकिन उसी बीच में इस लड़की के साथ में ऐसा खेल खेला जाता है कि इस लड़की को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया जाता है। और दोस्तों, जब पुलिस वाले इस पूरे केस का खुलासा करते हैं, यकीनन दोस्तों ये खुलासा एक ऐसा खुलासा होता है कि जिसको सुनने के बाद हर कोई अपने कानों पर हाथ रख रहा था। तो दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूँ आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक। हाज़िर हूँ आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। कल के दिन वीडियो पे जिन लोगों के भी कमेंट्स आए हैं वो सारे के सारे कमेंट्स मैं आज के दिन अपने वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। और साथ के साथ आप लोग कमेंट शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर अपने कमेंट्स करिएगा और आप लोग के जो भी कमेंट्स रहेंगे डेफिनेटली मैं कल के वीडियो में अपने व्यूअर्स के साथ में शुरू करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। ये कहानी है राजस्थान प्रदेश की, और राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है नागौर। और दोस्तों, इसी नागौर के अंतर्गत एक सिटी आती है मिर्ता सिटी, और इसी मिर्ता सिटी के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है गांधी कॉलोनी। और दोस्तों, यहीं पर एक महिला जिसका नाम इंदिरा, जिसकी उम्र 25 साल, पिता जिनका नाम रामलाल नायर। और दोस्तों, ठीक 3 साल पहले इस इंदिरा की शादी बीकानेर में कर दी जाती है। अब इंदिरा शादी कर बीकानेर अपने ससुराल पहुंचती है, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद में किसी वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, पति की जब मौत हो जाती है तो इंदिरा इसको तो बहुत ज़्यादा झटका लगता है, सदमा लगता है। अभी नई ज़िंदगी शुरू की थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ कि भगवान ने इसके पति को ही इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए उठा लिया। लेकिन दोस्तों, ये जो लड़की है अपने पति के सदमे में जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारना शुरू करती है, लेकिन इसी बीच जो इसके ससुराल वाले होते हैं वो इंदिरा को ताना बाना देना शुरू करते हैं। वो इंदिरा को कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि इंदिरा को वो बातें इतनी ज़्यादा खटक जाती हैं, इतनी ज़्यादा बुरी लगती हैं, इतनी ज़्यादा दिल पे लगती हैं कि इंदिरा एक फ़ैसला लेती है। वो सोचती है कि क्यों ना अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली जाए। और इसी के तहत वो अपने ससुराल को छोड़कर आखिरकार अपने मायके आ जाती है। अब दोस्तों, इंदिरा अपने घर आ चुकी थी, अपने मायके में रहने लगी थी। पति की मौत का जो गम था ये धीरे धीरे कम होने लगता है। धीरे धीरे लगभग 3 साल का वक्त गुजर जाता है। अब दोस्तों, जब 3 साल का वक्त गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं उसके जो पति की यादें थी, जो उसके दिल में जो ज़ख्म थे, वो कहीं ना कहीं कम होते हैं। अब इसलिए इंदिरा अब बाहर भी निकलने लगी थी, मार्केट भी जाने लगी थी। इसलिए इंदिरा की ज़िंदगी जो थी वो कुछ तरीके से सामान्य पटरी पर लौटना शुरू हो चुकी थी। अब दोस्तों, जब इंदिरा अपने घर से बाहर निकलती है, मार्केट जाती है, तो इसी बीच में इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। एक लड़का जिसका नाम दीपक, इसके पिता जिनका नाम बंसीलाल। दोस्तों, जो बंसीलाल है ये एक सरकारी कंपनी में नौकरी करते हैं, इसलिए जो इनकी माली हालत होती है वो अच्छी होती है।
और जो दीपक था ये एक स्टूडेंट है। ये दिन भर इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ घूमता, क्योंकि चिंता तो कोई थी नहीं, पढ़ाई कर रहा था, घर की जो हालत थी वो भी ठीक थी, इसलिए किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि घर की जो माली हालत थी वो ठीक थी। अब दोस्तों दीपक और इंदिरा जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो जब मिलते हैं तो उनके बीच में जान पहचान होती है। जब ये जान पहचान होती है तो ये कब जो मुलाकातें थी ये कब प्यार में बदल जाती हैं, दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। अब उसके बाद में जब इन दोनों के बीच में मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, तो जो इंदिरा थी ये भी अपने प्रेमी दीपक से एक बात नहीं छुपाती है, बल्कि ये अपने अतीत के बारे में दीपक को एक एक बात बता देती है। उससे कहती है कि दरअसल उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अभी उसके पति इस दुनिया में नहीं है, वह एक विधवा है। अब दीपक भी ये बात सुनता है तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका है उसने उसे सब कुछ बता दिया। दरअसल जो दीपक था ये भी अपनी जो प्रेमिका थी इंदिरा, इससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। अब दोस्तों दीपक इस बात से तो खुश था कि उसकी जो प्रेमिका है जिसका नाम इंदिरा, इसने उसे सब कुछ बताया, इसीलिए ये उसे बेइंतहा और ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है। ये उससे मोहब्बत इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो एक तरीके से जो गर्लफ्रेंड है वो उससे सब कुछ सच बोल रही है। कहीं ना कहीं आज के ज़माने में बड़ी बात है, इसलिए ये अब इंदिरा को घुमाना फिराना शुरू करता है। जब उसे घुमाना फिराना शुरू करता है तो इसमें पैसों का भी खर्चा होता है। चूँकि दीपक एक स्टूडेंट था तो इसे इतना ज़्यादा खर्चा मिलता नहीं था, इसलिए ये अक्सर अपने घर से पैसे मांगता और अपनी जो प्रेमिका है इंदिरा, इसको घुमाता। लेकिन दोस्तों जब उसे घुमाने फिराने में जब ज़्यादा पैसे खर्च होने लगते हैं तो दीपक सोचता है कि क्यों ना अपनी पढ़ाई छोड़ दे। और दीपक अपनी पढ़ाई छोड़ता है और अपने पिता की जो कंपनी होती है डिक्सन, इसी कंपनी में जाने के बाद में नौकरी करने लगता है। चूँकि दीपक अब नौकरी करने लगा था तो इसलिए इसे जो भी सैलरी मिलती, ये सारी सैलरी अपनी प्रेमिका इंदिरा के ऊपर खर्च करता, उसे घुमाता फिराता। उसके बाद में अगर कुछ पैसे बचते तो घर पे दे देता, यानी अपनी सैलरी का मैक्सिमम पैसा ये अब इंदिरा के ऊपर खर्च करने लगा था। अब दोस्तों इंदिरा जिसकी ज़िंदगी में एक लड़का आ चुका था, जो एक विधवा ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अब दीपक आ चुका था, इसलिए इंदिरा कहीं ना कहीं अब घर पे खुश रहने लगी थी। लेकिन इंदिरा के जो जीवन में चल रहा था, उसकी ज़िंदगी में अगर कोई लड़का था तो इस बारे में उसके माता पिता को कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन इंदिरा अब खुश रहने लगी थी, इसलिए इसके परिवार वालों को अब चिंता होती है। चिंता इसलिए होती है कि उनकी बेटी एक विधवा है और उसकी आगे की ज़िंदगी अभी तमाम ज़िंदगी पड़ी हुई है, कैसे ये ज़िंदगी गुजरेगी, इसी तरीके की चिंताओं में जो परिवार है ये पड़ जाता है। लेकिन जब अपनी बेटी को ये खुश देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो इसकी पति की जो यादें थी, जिस सदमे से ये गुजर रही थी, शायद वो वक्त के अंदर अब हल्के हल्के गुजर चुका है। इसलिए अब ये अपनी बेटी इंदिरा के लिए एक लड़के की तलाश शुरू करते हैं। अब दोस्तों जब इंदिरा के घर परिवार वाले लड़के की तलाश शुरू करते हैं तो आखिरकार सारे रिश्तेदारों से भी इस बात को कहते हैं। अब रिश्तेदारों की मदद से आखिरकार उन्हें एक लड़का मिल जाता है। इसी इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम पंचाराम, उससे इंदिरा का रिश्ता तय हो जाता है। अब दोस्तों रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन इस वक्त भी इंदिरा ने अपने परिवार वालों को अपनी ज़िंदगी में चल रही चीज़ों के बारे में नहीं बताया। उसने नहीं बताया कि उसकी ज़िंदगी में कोई दीपक नाम का लड़का है। दरअसल अगर वो बता देती तो शायद चीज़ें अलट होती, जो आगे होना था वो ना होता। लेकिन इंदिरा ये सोचते हुए नहीं बताती है अपने परिवार को, कहीं अगर परिवार को इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला तो परिवार वाले कहीं बुरा ना मान जाए। अब दोस्तों इंदिरा चुप थी, उसने अपने परिवार को कोई भी बात नहीं बताई। इधर परिवार वाले जो थे लड़की की शादी करने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और आखिरकार पूरे रीति रिवाज के साथ में, पूरी रस्मों के साथ में इस इंदिरा की शादी उस पंचाराम के साथ में कर दी जाती है। अब दोस्तों इंदिरा की शादी हो चुकी थी, वो पंचाराम की दुल्हन बनकर उसके घर जा चुकी थी। लेकिन शादी के बारे में जब दीपक को पता चलता है तो कहीं ना कहीं दीपक का जो दिल था वो एकदम से टूट जाता है। वो इंदिरा से मुलाकात करने की बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वो इंदिरा से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन किसी भी बार में सफल नहीं हो पाता है। इधर इंदिरा जो शादी कर पंचाराम के घर पहुंच चुकी थी, नई नवेली दुल्हन थी, इसलिए इसे भी जो दीपक था उससे बात करने का मौका नहीं मिलता है। यानी एक बार भी ये अपने आशिक से बात करने का मौका नहीं निकाल पाती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे थोड़ा समय गुजरता है, जब भी इंदिरा को मौका मिलता, ये मौका निकाल कर, टाइम निकाल कर अपने आशिक दीपक को कॉल करती। जब ये दीपक को कॉल करती तो दीपक भी उसे अपने दिल का सारा दर्द बताता। वो कहता कि इंदिरा, मैं तुम्हारे बिन एक पल भी नहीं रह सकता। दरअसल अब दीपक भी काफ़ी ज़्यादा गुमसुम रहने लगा था, खामोश रहने लगा था, ना किसी से ज़्यादा बात करता, ना किसी से ज़्यादा मिलता। इसी तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन जब भी इंदिरा उससे फ़ोन करती है, उसके सामने इसी तरीके की बातें करता कि वह इंदिरा के बिन एक पल भी रह नहीं सकता। अब दोस्तों दीपक जब खामोश रहने लगा था तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें दीपक के परिवार वाले नोट कर रहे थे कि उनका बेटा अचानक से क्यों गुमसुम रहने लगा। इसलिए घर परिवार वाले भी आखिरकार
दीपक की शादी तय कर देते हैं और उसके बाद में दीपक की शादी कर दी जाती है। और दोस्तों धीरे धीरे लगभग 8 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन इस बीच में दीपक लगातार इंदिरा के साथ में बात करता था, लेकिन बात करने के बावजूद भी उसने अपनी शादी के बारे में इंदिरा को एक बार भी नहीं बताया। और दोस्तों इसी बीच में लगभग 8 महीने का समय गुजर जाने के बाद में जब इंदिरा अपने मायके आती है तो उसी बीच में दीपक से कांटेक्ट करती है। अब दोस्तों जब दीपक से कांटेक्ट करती है, दीपक से मिलना जुलना शुरू करती है, उसी तरीके से घूमना शुरू करती है, ये सारी चीज़ें उसी तरीके से चलने लगती हैं जो शादी से पहले चल रही थी। अब दोस्तों जो इंदिरा थी ये दीपक के साथ घूम रही थी, फिर रही थी, हर उस जगह जा रही थी जहाँ उसे जाना चाहिए, जहाँ उसके जाने के शौक़ हैं। दरअसल इंदिरा के दीपक के पास वापस आने के पीछे रीज़न ये थे कि जो पंचाराम था वो दीपक जितना अमीर नहीं था। दूसरी बात कि वो दीपक की तरह इंदिरा के ऊपर प्यार नहीं लुटाता था। तीसरी बात वह इतना पैसा इंदिरा के ऊपर खर्च नहीं करता था जितना दीपक करता है। दरअसल दोस्तों पति और प्रेमी में बहुत फ़र्क होता है। पति पूरी फैमिली को लेकर चलता है, पूरी फैमिली के बारे में सोचता है, लेकिन प्रेमी बस कुछ चीज़ों में ही पैसे खर्च करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी महिला की तबीयत खराब हो जाती है तो उसका प्रेमी उसका इलाज नहीं कराएगा, उसका पति उसका इलाज कराएगा। इसलिए पति बहुत सारी चीज़ें सोच के चलता है। अब दोस्तों जब ये उसके साथ घूमना चालू कर देती है, फिरना चालू कर देती है, तो इसी बीच में इसे पता चलता है कि दीपक की शादी हो चुकी है। अब दोस्तों जब इसे दीपक की शादी के बारे में पता चलता है तो कहीं ना कहीं इसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुंचता है, इसे बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सोचती है आखिरकार दीपक ने उसे उसकी शादी के बारे में बताया क्यों नहीं। अब दोस्तों इंदिरा को सब कुछ पता तो चल चुका था, इसीलिए इंदिरा फैसला करती है कि क्यों ना उसे दीपक से अब दूर जाना चाहिए। इसलिए इंदिरा अब दीपक से पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं देती है। दीपक उसे मिलने तो बुलाता है, इंदिरा जाती भी है, लेकिन पहले जैसी मुलाकात नहीं करती। अब ये सारी चीज़ें जब दीपक होते हुए देखता है तो कहीं ना कहीं वो इंदिरा से इस बारे में पूछता भी है, क्या बात है, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई तो मैं सुधार लूँ। लेकिन इंदिरा जो है इस बार दीपक को सब सच सच बता देती है। वो उससे कहती है कि दरअसल तुम्हारी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी शादी हो चुकी है, इसलिए हम दोनों के लिए बेहतर यही है कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। तुम अपनी पत्नी के साथ में अपनी ज़िंदगी जियो, मैं अपने पति के साथ में अपनी ज़िंदगी जीऊँ। अब दोस्तों इंदिरा जब इस तरीके की बातें दीपक से कहती हैं तो कहीं ना कहीं दीपक उससे कहता है कि दरअसल तुम उसे छोड़ो मत, वह तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तुम अपने ससुराल भी वापस मत जाओ। लेकिन इंदिरा उससे कहती है कि मुझे ससुराल वापस जाना होगा, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगी। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार होता है और झगड़ा होते होते आखिरकार शाम हो जाती है, रात का वक्त हो जाता है। इंदिरा अपने घर चली जाती है, दीपक जो है वो अपने घर चला जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों एक तारीख आती है 26 अक्टूबर साल 2017 और 26 अक्टूबर साल 2017 को इंदिरा जो है रहस्यमय तरीके से घर से गायब हो जाती है। जब घर से गायब हो जाती है तो घर परिवार वाले उसका दिन भर इंतज़ार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंदिरा थी ये घर वापस नहीं लौटती है। अब दोस्तों 26 अक्टूबर साल 2017 ये जो इंदिरा थी ये घर से गायब हो चुकी थी, लेकिन घर परिवार वाले जो होते हैं दिन भर इंतज़ार तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पुलिस थाने में जाकर ये रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं कि उनकी जो बेटी है ये घर वापस नहीं आई है। और दोस्तों इसी के बाद जो दिन गुजरता है उसके बाद 27 अक्टूबर साल 2017 आता है और उसी दिन पुलिस को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आता है मिर्ता पुलिस स्टेशन में, और पुलिस को बताया जाता है कि जोधपुर रोड पर एक सुनसान जगह पर एक महिला की अधजली डेड बॉडी पड़ी है। इसलिए पुलिस तुरंत मौके पे पहुंचती है, अपनी गाड़ी उठाती है, टीम को लेती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती क्या है कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और पुलिस जब उस डेड बॉडी के पास पहुँचती है उस डेड बॉडी की शिनाख्त करने की कोशिश करती है, तो पुलिस उस डेड बॉडी की शिनाख्त कर नहीं पाती है। दरअसल उस महिला की जो डेड बॉडी थी ये पूरी तरीके से झुलस चुकी थी, चेहरा जो था जो पूरी तरीके से झुलस चुका था, जो पहचान में नहीं आ रहा था। अब दोस्तों इसी वजह से उस महिला की शिनाख्त हो नहीं पाती, इसलिए पुलिस उस पूरी जगह को सील करती है और पूरी जगह को बहुत बारीकी से देखती है कि ऐसी कोई चीज़ मिल जाए, ऐसा कोई सबूत मिल जाए जिससे ये पता लग सके कि आखिर ये महिला कौन है। लेकिन दोस्तों पूरी जगह की सील करने के बाद में, बहुत अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद में जो क्राइम सीन था वो पूरा देखने के बावजूद भी पुलिस को किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता है कि जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि ये महिला आखिर कौन है। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में फैसला करती है कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सारे लोगों से बारी बारी से पुलिस पूछताछ करती है कि तुम में से कोई व्यक्ति इस महिला को जानता है। तो वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो उस महिला को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब दोस्तों जब इंदिरा के पिता रामलाल को इस बात की खबर लगती है तो रामलाल भी उस जगह पर पहुंचता है जहां पर वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और रामलाल भी उस डेड बॉडी को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन लाश के जल जाने की वजह से रामलाल भी आखिरकार उस डेड बॉडी को पहचान नहीं पाता है।
अब दोस्तों आखिरकार पुलिस जो है उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क ये था कि इस कार्रवाई को, इस छानबीन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन उससे पहले इस महिला की शिनाख्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि आखिर ये महिला कौन है, कहाँ रहती है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन रहेगी वो कुछ आसान हो सकती थी। अब दोस्तों पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर रही थी, पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये महिला कौन है। अब उसके बाद में दोस्तों पुलिस के दिमाग में एक चीज़ आती है, पुलिस सोचती है कि इस महिला का पता लगाने के लिए एक और तरकीब है। इसके बाद में पुलिस अपनी एक टीम का गठन करती है और उसके बाद में पुलिस इस महिला के फिंगरप्रिंट लेती है और फिंगरप्रिंट को आधार कार्ड सेंटर से मैच किया जाता है कि अगर इस महिला ने आधार कार्ड बनाया होगा तो इस फिंगरप्रिंट से ये पता चल सकेगा कि आखिर ये महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब दोस्तों जैसे ही उसके फिंगरप्रिंट जब मैच कराए जाते हैं तो पता चलता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि इंदिरा है और इसके जो पिता हैं उनका नाम रामलाल है। अब जब पुलिस को इस तरीके की चीज़ें पता चलती हैं तो पुलिस तुरंत रामलाल को बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पुलिस रामलाल से कहती है कि तुम्हारी ही बेटी है जिसकी ये हत्या हुई है। अब पुलिस से जब रामलाल से पूछताछ कर रही होती है तो रामलाल जब ये सारी चीज़ें देख लेता है तो रामलाल पुलिस से कहता है कि 26 अक्टूबर साल 2017 इस दिन ही उसकी जो बेटी थी घर से गायब हो गई थी। जब ये इस तरीके की बातें बताता है तो पुलिस भी रामलाल से कहती है अगर 26 अक्टूबर को तुम्हारी बेटी गायब हुई थी तो तुमने इस बारे में पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। तो रामलाल जो है ये पुलिस को बताता है कि साहब हमारे ही इलाके में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम दीपक, और दीपक के साथ में उसकी काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी और पिछले दशहरे को भी ये दीपक के साथ घर से निकल गई थी और लगभग 8 से 10 दिन के बाद बाहर घर वापस लौटी थी। इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद ये उसके साथ ही कहीं गई हो, इसलिए हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई। अब दोस्तों जब रामलाल पुलिस को इस तरीके की बातें बताता है तो पुलिस जो है वो रामलाल की ही तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और धारा 302 धारा 201 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब दोस्तों इस पूरी घटना के अंदर जो सबसे पहला नाम आया था वो दीपक का आया था। इसलिए पुलिस को ये चीज़ें साफ हो चुकी थी कि अगर इस केस का खुलासा कहीं से हो सकता है तो वो दीपक से हो सकता है। इसलिए दीपक को गिरफ्त में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों पुलिस जो है वो दीपक के जब घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि दीपक जो है वो घर से फ़रार है। जब दीपक को घर से फ़रार दिखती है तो पुलिस का जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदल जाता है। उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में दीपक की तलाश शुरू की जाती है और आखिरकार 5 दिन के बाद में 1 नवंबर साल 2017 दीपक की गिरफ्त में, जो दीपक था ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। और जब दीपक पुलिस की गिरफ्त में आता है तो पुलिस जो है जब दीपक से पूछताछ करती है तो दीपक पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातें बताता है, लेकिन पुलिस जब अपनी सख्ती दिखाती है तो दीपक कहीं ना कहीं पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है। और उसके बाद दीपक जो कहानी बताता है यकीनन ये कहानी हैरान करने वाली थी, परेशान करने वाली थी। दरअसल दीपक जो था ये पुलिस को बताता है कि पिछले 8 महीनों से वो इंदिरा के साथ लव अफेयर में है और इंदिरा की भी शादी हो जाती है। जब इंदिरा की शादी हो जाती है मैं गुमसुम रहने लगता हूँ तो उस बीच में मेरे जो परिवार वाले होते हैं ये आखिरकार मेरी भी शादी कर देते हैं। उसके बाद जो ज़िंदगी थी ये सामान्य चलने लगती है। लेकिन उसके बाद में जो इंदिरा थी जब ये अपने मायके आती है तो इसी बीच में फिर से ये दीपक के साथ मिलना जुलना शुरू करती है, दीपक के साथ घूमना शुरू करती है। जब ये उसके साथ घूमना शुरू करती है तो चीज़ें थी पहले की तरह हो जाती हैं। लेकिन इस बार जब इंदिरा दीपक से कहती है, जब उसको सब पता चल जाता है कि उसकी भी शादी हो चुकी है और दीपक की भी शादी हो चुकी है, तो इंदिरा दीपक से कहती है कि वह अपनी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती है, वह अपने पति के पास वापस जाना चाहती है और बेहतर यही होगा कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में लौट जाओ और मैं भी अपनी ज़िंदगी में लौट जाऊँ। जब इंदिरा इस तरीके की बातें कहती है तो दीपक उसे बहुत समझाता है, उससे कहता है कि वह उसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन इंदिरा पूरा इरादा कर चुकी थी, वो अपने पति के पास लौटना चाहती थी। इसी के तहत दीपक ने एक फ़ैसला किया, उसने एक षड्यंत्र को रचा। उसने षड्यंत्र ये रचा कि अगर इंदिरा उसकी नहीं होगी तो फिर किसी की नहीं होगी। और इसी के तहत 26 अक्टूबर साल 2017 ये इंदिरा को फ़ोन करता है और उससे मिलने की इच्छा जताता है। दरअसल इंदिरा भी इससे इसलिए मिलने चली जाती है क्योंकि 27 अक्टूबर को ये अपने ससुराल जाने वाली थी। ये सोचती है कि आखिरी बार, लास्ट बार वो एक बार दीपक से मिल लेती है। लेकिन इंदिरा को ये नहीं पता था कि वो दीपक से मिलने नहीं बल्कि अपनी मौत से मिलने जा रही है। जब इंदिरा दीपक से मिलने जाती है तो उस समय भी दीपक बहुत ज़्यादा फोर्स करता है इंदिरा को वापस ना जाने के लिए, रुकने के लिए। लेकिन दोस्तों इंदिरा जो थी ये पूरा प्लान बना चुकी थी, इसको अपने ससुराल वापस जाना था। जब इन दोनों के बीच में सहमति नहीं बनती है तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। जब झगड़ा होता है तो दीपक कहीं ना कहीं समझ जाता है कि इंदिरा मानेगी नहीं, इसलिए ये इंदिरा को बहलाता है, फुसलाता है और इसी जोधपुर रोड पर कुछ ऐसा कमरे साइड के थे, उस साइड में ये लेके जाता है और वहाँ पर इंदिरा को फिर से समझाने की कोशिश करता है। लेकिन इंदिरा पूरा इरादा कर चुकी थी, पूरा प्लान बना चुकी थी, उसको अपने मायके यानी ससुराल वापस जाना था।
अब इसी बात को लेकर जब इनमें झगड़ा तकरार शुरू होता है तो इंदिरा की ही चुनरी लेकर ये इंदिरा के गले को जब तक दबाता है कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब जब इंदिरा की मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये एक षड्यंत्र रचता है। शाम का वक्त होने के समय ये इंदिरा की डेड बॉडी को अपनी बाइक पर रखता है और इसी जोधपुर रोड पर एक सुनसान जगह पहुंच जाता है और अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल कर ये उसकी डेड बॉडी को आग लगा देता है। वाकई दोस्तों, जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं हैरान होती है, परेशान होती है। दीपक की बताई हुई बातों पर इसे गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है। बहरहाल दोस्तों, एक ऐसी कहानी थी जिसे सुनने के बाद में कहीं ना कहीं एक ऐसी तकलीफ़ हुई, एक ऐसा दर्द महसूस हुआ कि यकीनन अगर इस तरीके से ना होता तो इसके कुछ और रास्ते भी थे। जबकि दीपक की भी शादी हो चुकी थी, इंदिरा की भी शादी हो चुकी थी। दीपक अगर चाहता तो इंदिरा को वापस जाने देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्राइम का रास्ता चुना। बहरहाल दोस्तों, कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे, अब वक्त होता है उन लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए हैं, ये पहला जो कमेंट्स किया है ये लिथू शेख करके है, इन्होंने कमेंट्स किया है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में विमलेश शर्मा है, ये लिखते हैं जय हिंद जय भारत, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी स्टोरी पर कॉमेंट्स किया। उसके बाद में यो बॉय गैशा डेली कॉमेंट्स करते थे, आज भी इन्होंने कॉमेंट्स किया है, नाइस लिखा है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जादू करके आईडी है शहाबुद्दीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद रखा। उसके बाद में श्याम करके है, उन्होंने कमेंट्स किया है, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विक्की कालिया जी एचपी से कमेंट्स करते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से ये कमेंट्स करते हैं, पहले भी हमारे चैनल पे कमेंट्स करते थे, तो भाई आप दोनों पति पत्नी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहूँगा। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, ये लिखते हैं नमस्कार सर, आप कमेंट्स का जवाब कब दोगे। तो भाई आज आपके कमेंट्स का जवाब दिया है अनुज जी, और मैं अभी थोड़ा सा रिलीफ बेहतर महसूस कर रहा हूँ और कुछ दिनों में तबीयत जब ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी तो आप लोगों के जो स्टोरी है वो आप लोगों को मेरे स्टूडियो के अंदर सुनने को मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आए थे। अगर आप लोग भी कोई कमेंट्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ आज के इस वीडियो पर ड्रॉप करिएगा और कल के दिन मैं आप लोग के सारे कमेंट्स अपने व्यूवर्स के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा। बहरहाल दोस्तों, कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी लिखिएगा। और दोस्तों, हम लोग मिलते हैं हमारी कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद जय भारत।